42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, प्रधानमंत्री संशोधन, अनैतिक हस्तक्षेप या फिर नैतिक अवमूल्यन। बच्चों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के बहुत ज़्यादा प्रावधानों को बदला गया था। इसी वजह से इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संसद संविधान के किस भाग में बच्चों संशोधन नहीं कर सकती है? प्रस्तावना में, मूल ढांचे में, या फिर भाग 3 में, या संविधान के मौलिक कर्तव्यों में? बच्चों, संसद भारतीय संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है। भारत की जो संसद है संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। बच्चों, संविधान संशोधन से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य हम देख लेते हैं, जैसे कि संविधान के कई बड़े परिवर्तन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किए गए थे। इसलिए इस संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके बारे में बच्चों पहले प्रश्न में ही हमने डिस्कस किया था। और अगला तथ्य है, संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है, किंतु संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है। और यह बच्चों जो संविधान का मूल ढांचा है यह तय करता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कि संविधान का कौन सा भाग मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। अगला तथ्य है, संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है, यानी कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित संविधान है? बच्चों, आपको बताना है कि किस देश का संविधान अलिखित संविधान है। यानी कि उस देश में कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, संविधान को एक अलग से किताब के रूप में नहीं बनाया गया है। तो वह बच्चों देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश का संविधान लिखित संविधान है? इसके पहले बच्चों हमने देखा था किस देश का संविधान अलिखित संविधान है, तो वह बच्चों देश है ब्रिटेन। इसी तरह से किस देश का संविधान लिखित संविधान है? वैसे तो बच्चों भारत का संविधान भी लिखित संविधान है, किंतु इसके साथ साथ अमेरिका का संविधान भी लिखित संविधान है। विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? आपको बताना है बच्चों कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी दिया गया है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है भारत। तो बच्चों भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बच्चों संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत मुख्य तथ्य डिस्कस कर लेते हैं। संविधान को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला लिखित संविधान, जैसे कि भारत का संविधान है तथा अमेरिका का संविधान है। दूसरा है बच्चों अलिखित संविधान, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान है। इन दो के बारे में हमने पिछले 2 प्रश्नों में डिस्कशन किया था। भारत का संविधान बच्चों विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, यानी कि यह बृहद, समग्र और एक विस्तृत दस्तावेज है। मूल रूप से जब संविधान अंगीकृत किया गया था तब उस समय इसमें प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद तथा 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, किंतु अभी भारत के संविधान का विस्तार हो गया, यानी संशोधन के द्वारा इसमें कई सारे अनुच्छेद जोड़े गए हैं तथा इसमें कुल 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। और बच्चों विश्व के किसी अन्य देश के संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ नहीं हैं। तो याद रखना बच्चों, संविधान को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, लिखित संविधान, अलिखित संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है और अमेरिका का संविधान भी लिखित संविधान है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के बृहद, समग्र और विस्तृत होने का क्या कारण है। आपको बताना है कि जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसके विस्तृत होने का क्या कारण है। पहला है भारत का विस्तार और विविधता, यानी भौगोलिक विस्तार। भारत एक विशाल देश है। इसके साथ ऐतिहासिक कारण। ऑप्शन सी है केंद्र तथा राज्यों के लिए एकल संविधान। तो बच्चों ये तीनों ही तथ्य सत्य हैं, क्योंकि भारत एक विशाल देश है, भारत का भौगोलिक विस्तार बहुत बड़ा है, भारत में कुछ ऐतिहासिक कारण भी हैं, क्योंकि भारत का संविधान भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ज़्यादातर लिया गया है। और इसके साथ साथ बच्चों इसके साथ साथ बच्चों केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान है। इस वजह से भारत का संविधान बहुत ही विस्तृत है। इस प्रश्न के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया इस प्रश्न में कि भारत के संविधान का विस्तृत होने का 4 कारण हैं। भौगोलिक कारण यानी भारत का विस्तार और विविधता। ऐतिहासिक कारण वह है भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव। बच्चों भारत के संविधान में ज़्यादातर जो प्रावधान हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इस वजह से भारत का संविधान बहुत ही विस्तृत है। और इसके साथ साथ बच्चों कई देशों में केंद्र सरकार के लिए अलग संविधान तथा राज्य के लिए अलग संविधान होता है, किंतु भारत में केंद्र तथा राज्यों के लिए एक ही संविधान है। उसके साथ साथ संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था। तो बच्चों यदि आपसे भारतीय संविधान के विस्तृत होने के कारण पूछा जाए तो आप इनको विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं। इसके साथ साथ संविधान में बच्चों न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत हैं, बल्कि विस्तृत रूप से इसमें प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान है। तो भारतीय संविधान के विस्तृत होने के इन कारणों को विस्तार पूर्वक आप अपने नोट्स में लिख लीजिए तथा इनका रिवीजन करते रहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अधिकतम स्रोत निम्न में से किससे हैं। आपको बताना है बच्चों, भारत शासन अधिनियम से, या फिर रॉलेट एक्ट से, या फिर आईपीसी की धारा आईपीसी 1860 से, या सीआरपीसी 1873 से। बच्चों इसके पहले हमने जानकारी ली थी कि भारतीय संविधान के जो अधिकतम स्रोत हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। किसने कहा था कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया था। महात्मा गांधी ने कहा, या फिर BR अम्बेडकर ने, या कृष्णमाचारी ने, या MN राय ने। बच्चों भारत के जो संविधान के निर्माता हैं उनको भीमराव अंबेडकर कहा जाता है और उन्होंने ही यह कथन दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को दार्शनिक भाग कहा जाता है। आपको बताना है कि भारत के संविधान के कौन कौन से भाग को दार्शनिक भाग कहते हैं। मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व या फिर मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना या मौलिक अधिकार। बच्चों मौलिक अधिकार या नीति निर्देशक तत्व। बच्चों भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व वाले भाग को भारतीय संविधान का दार्शनिक भाग के नाम से जानते हैं। बच्चों संविधान के स्रोतों के बारे में मुख्य तथ्य जान लेते हैं। संविधान के अधिकतर उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। बच्चों भारत के संविधान का निर्माण लगभग 60 अलग अलग देशों के संविधानों के अध्ययन के पश्चात किया गया है। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के दार्शनिक भाग हैं, जो क्रमशः अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित हैं। यानी कि मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग जैसे कि कार्यपालिका, विधायिका, इन सभी का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। बच्चों संविधान के स्रोत से संबंधित इन 4 तथ्यों को आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1935,
मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान कठोर या अनम्य संविधान है? यानी कि कठोर संविधान बच्चों वह होता है जिसमें संशोधन बहुत ही कठिनाई से किया जा सकता है। तो बच्चों ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है श्रीलंका। बच्चों अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है। किस देश का संविधान लचीला या नम्य संविधान है? बच्चों लचीला या नम्य संविधान वह होते हैं जिसमें साधारण प्रक्रिया के द्वारा कानून निर्माण होता है, उसी प्रकार साधारण प्रक्रिया के द्वारा ही उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो बच्चों वह है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान लचीला तथा नम्य संविधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारतीय संविधान लचीला संविधान है, या भारतीय संविधान कठोर संविधान है, या फिर भारतीय संविधान लचीला तथा कठोर संविधान का मिश्रण है? बच्चों ऑप्शन सी सही उत्तर है। भारत का संविधान कठोर तथा लचीले का मिश्रण है। संविधान की विशेषता बच्चों कठोर वर्सेस लचीला के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा संविधान कठोर संविधान कहलाता है तथा कौन सा संविधान लचीला संविधान कहलाता है। बच्चों संविधान को नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि लिखित अलिखित संविधान होता है, उसी तरीके से नम्य संविधान और अनम्य संविधान होता है। कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो, जैसे कि अमेरिका का संविधान। यानी कि अमेरिका के संविधान में संशोधन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। लचीला या नम्य संविधान वह कहलाता है बच्चों जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे कि आम कानूनों के निर्माण की होती है, जैसे ब्रिटेन का संविधान है। भारत का संविधान बच्चों ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है। संविधान के कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, लेकिन वहीं पर कुछ अन्य प्रावधान भी हैं जिनको संसद के विशेष बहुमत और उसके साथ साथ कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। यानी कि अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है, उसमें विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। ब्रिटेन का संविधान बहुत ही लचीला संविधान है, उसमें संशोधन बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। किंतु वहीं पर भारत का संविधान दोनों का मिश्रण है। कुछ प्रावधान विशेष बहुमत से संशोधित हो जाते हैं, किंतु कुछ विशेष प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और उसके साथ साथ भारत के आधे राज्यों के द्वारा अनुमोदित करके ही संशोधित किया जा सकता है। भारत का संविधान किस प्रकार की सरकार की स्थापना करता है? ऑप्शन ए संघीय सरकार, या केंद्र सरकार, या राष्ट्रपति सरकार, या फिर प्रधानमंत्री सरकार। बच्चों भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है, संघीय सरकार। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सरकार का लक्षण है? आपको बताना है कि संघीय सरकार के कौन कौन से लक्षण हैं। 2 सदन होते हैं संघीय सरकार में, 2 सरकारें होती हैं, शक्तियों का विभाजन होता है। बच्चों ऑप्शन डी सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। संघीय सरकार व्यवस्था के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है, यानी कि भारत में 2 सदन हैं, 2 शक्तियों का विभाजन किया गया है, 2 सरकार है तथा लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है। यानी कि इस तरह से भारत का संविधान संघीय सरकार की व्यवस्था करता है। किस देश में सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली अपनाई गई है? यानी कि आपको बताना है किस देश में सरकार में अध्यक्षीय यानी प्रेसिडेंट प्रणाली अपनाई गई है। बच्चों अमेरिका एक ऐसा देश है जिसमें सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली यानी कि प्रेसिडेंट सरकार अपनाई गई है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार की संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है?
आपको बताना है। ऑप्शन ए ब्रिटेन है, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है सूडान। तो बच्चों ऑप्शन ए सही उत्तर है। ब्रिटेन में संसदीय सरकार अपनाई गई है। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की सरकार प्रणाली अपनाई गई है? बच्चों पिछले प्रश्न में हमने देखा कि अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली अपनाई गई है तथा ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। तो बच्चों भारत ब्रिटेन का औपनिवेश था, इस वजह से भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसके पहले वाले क्वेश्चन में बच्चों डिस्कस किया था कि भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से अपनाई गई है। क्यों? क्योंकि भारत ब्रिटेन का औपनिवेशिक देश था और भारत में यह प्रणाली पहले से थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद किस से मिलकर बनी हुई है? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति या उपरोक्त सभी? तो बच्चों भारत की जो संसद है वह राज्यसभा तथा लोकसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है। भारत में संसदीय सरकार की कौन सी विशेषता है? ऑप्शन ए है बहुमत वाले दल की सत्ता, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व। तो बच्चों ये तीनों ही कथन सत्य हैं। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है। भारत की संसदीय सरकार व्यवस्था में बच्चों बहुमत वाले दल का हमेशा सरकार होती है तथा उसके साथ साथ जो मंत्री होते हैं वो विधायिका के भी सदस्य होते हैं तथा इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि सरकार में प्रधानमंत्री, यदि केंद्र की सरकार है तो उसमें प्रधानमंत्री का नेतृत्व या राज्य की सरकार है तो उसमें मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार व्यवस्था को प्रधानमंत्री सरकार के नाम से जानते हैं? यानी कि एक सरकार व्यवस्था है जिसको हम प्रधानमंत्री सरकार के नाम से भी जानते हैं। वह है बच्चों संसदीय सरकार व्यवस्था या फिर अध्यक्षीय या फिर संघीय या फिर राजकीय। तो बच्चों संसदीय सरकार व्यवस्था को हम प्रधानमंत्री सरकार के रूप में भी जानते हैं। जैसे कि भारत में संसदीय सरकार व्यवस्था है जिसको हम प्रधानमंत्री सरकार के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री के नाम से होता है। बच्चों भारत में संसदीय प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम विस्तृत पूर्वक जानकारी ले लेते हैं। और बच्चों इन जानकारी को आप अपने नोट्स में लिख लीजिए और इनका रिवीजन करते रहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आप यदि पढ़ते हैं तो एग्जाम में अवश्य ही प्रश्न हल कर पाएंगे। बच्चों भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं। भारत में बच्चों बहुमत वाले दल की सत्ता होती है। जो दल बहुमत में होता है उसी को सत्ता मिलती है। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही होती है, यानी कि जो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद होता है वह विधायिका के लिए जवाबदेह होता है। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है। बच्चों जो मंत्री होते हैं वो विधायिका के सदस्य होते हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यदि केंद्र की सरकार है तो उसमें प्रधानमंत्री का नेतृत्व, यानी राज्य की सरकार है तो उसमें मुख्यमंत्री का नेतृत्व। उसके साथ साथ बच्चों निचले सदन का विघटन होता है। जैसा कि भारत में आपने देखा होगा कि भारत का जो निचला सदन है वह है लोकसभा और इसका विघटन होता है और प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होता है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है। संसदीय व्यवस्था बच्चों चाहे ब्रिटेन की हो या भारत की, इसमें प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस वजह से इसको प्रधानमंत्री सरकार भी कहते हैं। संसद की संप्रभुता का नियम किस देश की संसद से जुड़ा है? बच्चों किस देश में संसद की संप्रभुता है? ब्रिटेन में या अमेरिका में या फिर भारत में या फिर जर्मनी में? बच्चों ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता का सिद्धांत अपनाया गया, यानी संसद संप्रभु है।
न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत किस देश के संविधान से जुड़ा है? जैसे कि ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, उसी तरीके से बच्चों अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, यानी अमेरिका में न्यायपालिका ही सर्वोच्च है। इस तरह से न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका से लिया गया है। विस्तृत से जानकारी बच्चों ले लेते हैं संसद की संप्रभुता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बारे में। संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा है, इसके पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। और न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका से जुड़ा है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने को प्राथमिकता दी, यानी कि भारत में ना तो संसद संप्रभु है और ना ही पूर्ण रूप से न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, इसके बीच का मिश्रण लिया गया है। और इसमें कैसे बच्चों, जहां एक ओर सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों से संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों द्वारा संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। यानी भारत में न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्तियाँ दी गई हैं, वो संसदीय कानूनों को असंवैधानिक बता सकते हैं, किंतु उसके साथ साथ संसद के पास भी शक्ति है कि वो संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर दे। तो इस तरह से ना तो भारत में संसद संप्रभु है और ना ही सर्वोच्च न्यायालय की यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की ही प्राथमिकता है। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा कहलाती है? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय रेवेन्यू सेवा। बच्चों ये तीनों ही सेवाएं अखिल भारतीय सेवा कहलाती हैं। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है, यह तीनों ही अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसको प्रदान की गई है? राष्ट्रपति को, या राज्यसभा को, या फिर लोकसभा को, या फिर सर्वोच्च न्यायालय को? बच्चों भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई है, और यदि सर्वोच्च न्यायालय को संसद द्वारा बनाया गया कोई भी विधान असंवैधानिक लगता है तो वह उसे रद्द कर सकता है। यही सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा है। तो निम्नलिखित में से किस देश में एकीकृत न्यायपालिका तंत्र है? यानी कि आपको बताना है बच्चों कि विश्व के किस देश में एकीकृत न्यायपालिका तंत्र है? भारत में, या फिर अमेरिका में, या नीदरलैंड में, या फिर यूक्रेन में? बच्चों भारत एक ऐसा देश है जहां पर एकीकृत न्यायपालिका तंत्र है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी कौन देता है? यानी कि कौन सी संस्था है भारत में जो मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है? ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है लोकसभा, ऑप्शन डी है विधानमंडल। तो बच्चों ऑप्शन ए सही उत्तर है। सर्वोच्च न्यायालय भारत में मौलिक अधिकारों के रक्षा की गारंटी देता है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? कौन सी संस्था भारत में संविधान की रक्षा करती है? ऑप्शन ए भारत के नागरिक, ऑप्शन बी भारत सरकार, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी है केंद्र सरकार। तो बच्चों ऑप्शन सी सही उत्तर है। जिस प्रकार से भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है, तथा इसका एक और कार्य है कि यह भारत में भारतीय संविधान का संरक्षक है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है बच्चों कि 3 कथन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि आपको कौन सा कथन सत्य है। नंबर 1 कथन है भारत में संसदीय संप्रभुता है। कथन नंबर 2 है सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। तीसरा कथन है विधानमंडल संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित कर सकती है। तो बच्चों इसमें एक ही कथन सत्य है। पहला कथन भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है। दूसरा कथन ही सत्य है, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, यानी कि विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून की न्यायिक समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। और बच्चों भारत में विधानमंडल
संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते। यह भारत में संविधान संशोधन केवल राज्यसभा लोकसभा में ही पारित हो सकता है। भारतीय न्यायपालिका तंत्र के बारे में मुख्य तथ्य जान लेते हैं। जैसे कि पहला तथ्य है, भारत में एकीकृत न्यायपालिका तंत्र है। भारत विश्व का एक ऐसा देश है जहाँ पे एकीकृत न्यायपालिका तंत्र है। इससे संबंधित क्वेश्चन बच्चों कई बार एग्जाम में आया है। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है और राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय हैं, जिसे हम कई बार जिला न्यायालय, सदर न्यायालय या दीवानी न्यायालय इत्यादि नामों से जानते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है बच्चों, आप इनको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। जैसे कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में किस प्रकार का न्यायपालिका तंत्र है, तो वह है एकीकृत न्यायपालिका तंत्र। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ऐसी संस्था है जो मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है। उसके साथ साथ बच्चों सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान का संरक्षक भी है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल की भी सुरक्षा प्रदान की गई है, यानी कि उनके कार्यकाल के पहले उनको हटाया नहीं जा सकता है या फिर संसद के एक विशेष प्रावधान के द्वारा ही हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को उसके आदेश की अवमानना के लिए दंड देने की भी शक्ति है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की यदि कोई अवहेलना करता है तो उसके आदेश की अवमानना के आधार पर उसको दंड देने की शक्ति है। अगला प्रश्न बच्चों, संविधान में मौलिक अधिकारों का उद्देश्य किस प्रकार के लोकतंत्र की स्थापना करना है, यानी कि संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वह किस प्रकार के लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बच्चों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। भारत में बच्चों जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि कुछ मौलिक अधिकारों को वो है निलंबित कर दे, किंतु भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 20 और 21 है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी इनको निलंबित नहीं किया जा सकता है। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी तरह से निलंबित नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर इन्हें किनके माध्यम से दोबारा लागू किया जा सकता है, यानी कि मौलिक अधिकारों का यदि राज्य उल्लंघन कर रहा है तो वह कौन सी संस्था है जो इनको दोबारा लागू करती है। तो बच्चों भारत में न्यायालय है जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर इनको दोबारा लागू करता है, यानी कि भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक हमने पहले ही विस्तार में चर्चा किया था कि भारत का न्यायालय है। मौलिक अधिकारों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं बच्चों। इन महत्वपूर्ण तथ्यों को बच्चों आप अपनी नोटबुक में अवश्य ही नोट कर लीजिए। यह ऐसे तथ्य हैं जो एग्जाम में अवश्य ही पूछे जाते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। बच्चों मूलतः संविधान के भाग 3 में 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु संपत्ति के मौलिक अधिकार को वर्तमान में हटा दिया गया है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इनका उद्देश्य कार्यपालिका विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह काम करना है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से दोबारा लागू किया जा सकता है। आगे है बच्चों, जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। बच्चों वैसे तो किसी व्यक्ति के यदि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह अधीनस्थ न्यायालय या उच्च न्यायालय में भी जा सकता है, किंतु संविधान में यह प्रावधान है
कि सिर्फ मौलिक अधिकार का यदि हनन हुआ है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकता है। अनुच्छेद 20-21 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिनको राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। बच्चों, मूलतः संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है, यानी कि मूलतः संविधान में संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था, किंतु यह अब एक कानूनी अधिकार है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में शामिल किया गया था? मौलिक कर्तव्यों को बच्चों स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो यानी इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है। मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में शामिल किया गया। संविधान के किस संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में शामिल किया गया है? पहले ही हमने पढ़ा था बच्चों, यदि संविधान में किसी भी तथ्य को जोड़ना है तो उसमें संविधान संशोधन करना पड़ता है। इसी तरीके से मौलिक कर्तव्यों को भी भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन ए सही उत्तर है। किसको संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल के समय में भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? बच्चों, भारत में मौलिक कर्तव्यों को संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल के समय शामिल किया गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं? मौलिक कर्तव्य जिनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया, उनको बच्चों भारतीय संविधान के भाग 4 का में शामिल किया गया है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 4 है वह नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो बच्चों, मौलिक कर्तव्यों के बारे में हमने 5 से 6 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं और इसमें अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो वह मौलिक कर्तव्यों को बच्चों रूस देश के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य मौलिक कर्तव्य है? संविधान का आदर करना। बच्चों, संविधान का आदर करना मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रगान का आदर करना मौलिक कर्तव्य है। संस्कृति का अनुरक्षण करना भी मौलिक कर्तव्य है। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। बच्चों, मौलिक कर्तव्यों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, जैसा कि हमने पिछले प्रश्नों में डिस्कस किया कि मौलिक कर्तव्य को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को बच्चों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 का में है। बच्चों, वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं और मूलतः जब भारतीय संविधान में संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था तो उस समय केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं और यह बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बच्चों, इनको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए और इनका बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये एग्ज़ाम में आते हैं। भारत किस प्रकार के मताधिकार को अपनाया गया है? अपने भारत देश में बच्चों किस प्रकार का मताधिकार अपनाया गया है? सार्वभौम मताधिकार या सार्वभौम वयस्क मताधिकार या वयस्क मताधिकार या केवल मताधिकार? बच्चों, ऑप्शन बी सही उत्तर है। भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। भारत में कोई भी व्यक्ति किस उम्र के बाद मताधिकार कर सकता है? यानी कि भारत में कोई भी व्यक्ति किस आयु के पश्चात मतदान कर सकता है? बच्चों, भारत में प्रत्येक व्यक्ति
जो 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका है वह भारत में लोकसभा, विधानसभा इत्यादि चुनाव में मताधिकार कर सकता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? बच्चों, जब भारत का संविधान अपनाया गया था तो उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार की उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन आपको पता होगा वर्तमान में 18 वर्ष है। तो इसको 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 18 वर्ष कर दिया गया था। सार्वभौम वयस्क मताधिकार के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। बच्चों, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। इसका मतलब यह है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार के बारे में बच्चों यह आप महत्वपूर्ण तथ्यों को नोटबुक में लिख लीजिए। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया और वर्तमान में मतदाता की आयु 18 वर्ष है। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? यानी कि किस देश में बच्चों प्रत्येक नागरिक उस देश में केंद्र यानी कि राज्य और राष्ट्र दोनों का नागरिक होता है? वह है अमेरिका। बच्चों, अमेरिका में प्रत्येक नागरिक के पास दोहरी नागरिकता होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अभी हमने पढ़ा था कि किस देश में दोहरी नागरिकता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। नागरिकता के संबंधित बच्चों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप देख लेते हैं। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि इसको भारतीय नागरिकता कहा जाता है। अमेरिका जैसे देश में प्रत्येक व्यक्ति के पास न केवल देश की नागरिकता होती है बल्कि वह जिस राज्य में रहता है उसकी भी नागरिकता होती है, किंतु इससे अलग भारत में कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी राज्य में पैदा हुआ हो लेकिन वह सिर्फ उसके पास एक ही नागरिकता होगी, वह होगी भारतीय नागरिकता। तो यह दोहरी नागरिकता और एकल नागरिकता में अंतर है। जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है तथा हमने अपने संविधान में एकल नागरिकता को अपनाया है और वह ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता को अपनाया गया है। इस महत्वपूर्ण तथ्यों को बच्चों आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। नागरिकता से संबंधित कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता किसके हाथों में आ जाती है? यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो बच्चों भारत में केंद्र सरकार के पास पूरी शक्ति आ जाती है, यानी कि जो राज्य होते हैं वहाँ पर विधायिका की सारी शक्ति केंद्र सरकार के पास आ जाती है। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि जो भारतीय संविधान में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आपातकाल की व्यवस्था की गई है उसको हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। यानी कि भारतीय संविधान में आपातकाल की व्यवस्था को जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? यानी कि आर्थिक अस्थिरता के दौरान भारत में वित्तीय आपातकाल भी लगाया जा सकता है और वह किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जा सकता है? भारत में वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जा सकता है। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा भारत में कौन करता है? यानी कि जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल या वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है तो उसकी घोषणा कौन सा व्यक्ति करता है? तो भारत में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बच्चों आपातकाल को हमने किस देश के संविधान से लिया है? जर्मनी के संविधान से।
राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? जब राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल लगाना होता है तो वह संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग करता है? बच्चों, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने के कारण किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? यदि किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है और राज्यपाल वहां पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है तो बच्चों, राष्ट्रपति वहां पर राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के द्वारा लगा सकता है। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है। बच्चों, राष्ट्रीय आपातकाल किन कारणों के द्वारा लगाया जा सकता है? यानी कि वह कौन से कारण हैं जिन पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो वह युद्ध हो सकता है, या फिर बाह्य आक्रमण हो सकता है किसी देश के द्वारा, या फिर आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो सकता है। तो बच्चों, इन तीनों स्थितियों में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है। आपातकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं जो कि एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। देश में आपातकाल की स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए बृहद आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था है। यानी कि कोई भी आपातकाल की वित्तीय अस्थिरता या फिर कोई बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या युद्ध की स्थिति होती है तो भारत में राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। इन प्रावधानों को शामिल करने का उद्देश्य है बच्चों, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और देश की सुरक्षा करना है। पहले प्रश्न में हमने पढ़ा था भारत में आपातकालीन जो व्यवस्था है संविधान में वह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो आपातकाल जो संविधान में एक बहुत ही प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आपातकाल की व्यवस्था संविधान के भाग 18 में की गई है। यानी कि भारतीय संविधान का जो भाग 18 है वह आपातकाल की व्यवस्था से संबंधित है। अनुच्छेद 352 के आधार पर युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से द्वारा जो पैदा हुई राष्ट्रीय अशांति है उस अवस्था से निपटने के लिए राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन राज्यों की संवैधानिक तंत्र की असफलता के कारण अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया जा सकता है। भारत की वित्तीय स्थिरता के संकट के समय अनुच्छेद 360 के आधार पर वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। यानी कि हमने राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल के बारे में जानकारी ली, और 3 अनुच्छेद आप बहुत ही महत्वपूर्ण याद रखिए, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। तो बच्चों, भारत के संविधान में जो आपातकाल की व्यवस्था है इसके बारे में जो हमने नोट्स डिस्कस किए हैं इनको आप कहीं पे लिख लीजिए और इनका रिवीजन करते रहिए। आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है। यानी केंद्र के पास सारी सत्ता आ जाती है और भारत में एकात्मक हो जाता है संविधान। राजनीति तंत्र का संघीय से एकात्मक में परिवर्तित होना भारतीय संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है। यानी कि जब पूरी की पूरी शक्ति केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है तो भारत में जो संघीय व्यवस्था है यानी कि जो शक्तियों का बंटवारा है वो अपने आप खत्म हो जाता है और भारत का जो संविधान है वह संघीय से एकात्मक हो जाता है। और यह भारतीय संविधान की एक बहुत अच्छी विशेषता है क्योंकि आपातकाल के दौरान भारत में केंद्र के पास ही शक्ति होना आवश्यक है। तो बच्चों, आप सभी को यदि यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस इंडियन पॉलिटी टेस्ट सीरीज़ का जो आने वाला वीडियो है वह सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।